हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आवर्त गति पढ़ी है। आवर्त गति के एक उदाहरण के रूप में दोलनी गति पढ़ी है, दोलन गति या कंपन गति, जब हम किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करते हैं, आवर्त गति करते हैं। उसी में एक विशेष स्थिति है सरल आवर्त गति, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, संक्षेप में यस, एच, यम। यस फॉर सिंपल, एच फॉर हार्मोनिक और यम फॉर मोशन। इसमें देखिए कुछ शर्तें हैं, तो पहले एक बार जो लिखा है हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु यानी साम्य स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो इस प्रकार गति करता है कि शर्त में पहला यह है कि गति आवर्ती हो, दूसरा गति सरल रेखा में हो, तीसरा कण पर जो कार्यरत प्रत्यानयन बल है अथवा त्वरण है उसकी दिशा सदैव साम्य स्थित की ओर हो, और चौथा बल अथवा त्वरण का परिमाण साम्यावस्था से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। अगर इन चार शर्तों को कण की गति पूरा कर रही है तो इन प्रतिबंधों या शर्तों के अधीन सरल आवर्त गति होती है। ठीक, फिर से एक बार अब ध्यान से देख लेते हैं क्या हम लोगों ने कहा है। पहली बात तो जब कोई कण इस प्रकार से गति कर रहा हो, अच्छा, कि जो निश्चित बिंदु है जिसे हम साम्य स्थिति या साम्यावस्था कहेंगे उसके इधर उधर गति कर रहा है, और इधर उधर आवर्ती गति करने का मतलब है ये दोलन गति है ना। तो इस पॉइंट को भी अगर हम यहाँ शामिल कर लेते तो हमें कहते कि जब कोई कण इस प्रकार दोलन गति करता है कि, तब फिर ये आगे की शर्तें बढ़ा सकते थे, है ना। अभी जैसे यहाँ गति सरल रेखा में है ना, तो ये सरल आवर्त गति के अगर हम लोग दो हिस्से करें, एक रेखीय सरल आवर्त गति, एक कोणीय सरल आवर्त गति, तो ये रेखीय सरल आवर्त गति के बारे में है। ठीक, तो पहला तो ये कि आवर्ती गति है, एक बिंदु के इधर उधर हो रही है तो मतलब दोलन गति है। सरल रेखा में हो रही है मतलब किसी एक बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में गति हो रही है। और तीसरा क्या कहा था, कण पर जो कार्यरत बल है, किसी भी समय कण पर जो बल लग रहा होगा वह सदैव उसको साम्यावस्था की ओर उसकी दिशा होगी। तो एक शब्द हमने यहाँ लिखा है प्रत्यानयन, है ना, इसको रीस्टोरिंग कहते हैं अंग्रेजी में, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, यानी एक ऐसा बल प्रतिधन आनयन, आनय है ना, लाने से है कि जो अपनी जो साम्य स्थित थी, कण पहले साम्य अवस्था में था, हमने बल लगाकर वहाँ से कुछ विस्थापित किया, छोड़ दिया, अब उस पर फिर साम्य अवस्था की ओर आने के लिए बल लग रहा है। तो जिस प्रकार से, अच्छा, झूले का अगर हम लोग उदाहरण दें सरल आवर्त गति में, एक बार पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं कहानी। जैसे झूले का अगर हम लोग लें, ठीक, कि पेड़ की डाल से रस्सी से लटका करके हमने लकड़ी का पटरा या कुछ डाल दिया है, पाटा डाल दिया है, एक किनारे पहले थोड़ा सा विस्थापित किए, छोड़ दिए। अब आप ध्यान दो, साम्यावस्था पर सीधे ऐसे था, कुछ हमने विस्थापित कर दिया तो उस समय उस पर एक बल लग रहा होगा, उसका जो भार कार्य कर रहा है, भार का एक घटक उस पर बल लगाएगा साम्यावस्था की ओर आने के लिए। ठीक है, वस्तु आना शुरू हुई, यहाँ से आना शुरू हुई, जैसे जैसे आना शुरू हुई वैसे वैसे उस पर उसका वेग कुछ हो गया, उसमें कुछ गतिज ऊर्जा हो गई, और ऐसा नहीं कि साम्यावस्था की ओर आ रहा था तो वहाँ पहुँच के रुक गया, वहाँ पहुँचा तो उसके पास अब पर्याप्त तो गतिज ऊर्जा आ चुकी है। उस गतिज ऊर्जा के नाते वो जड़त्व के कारण आगे बढ़ता चला जाएगा। जब फिर वो साम्यावस्था से आगे बढ़ना शुरू होगा तो उस पर फिर एक बल लग रहा होगा कि कहाँ, हम तो आपको बुलाए थे साम्यावस्था के लिए, आप आगे जा रहे हो, तो फिर वो बल पीछे की ओर उसको खींचेगा, फिर साम्यावस्था की ओर लाने की कोशिश करेगा। और ये जो साम्यावस्था की ओर लगने वाला बल है ना, इसी को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, फिर से स्टोर करने की कोशिश करता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में। प्रत्यानयन बल का मतलब फिर से लाने की कोशिश करता है साम्यावस्था में, जहाँ वस्तु प्रारंभ में थी, बिना गति के, बिना किसी बल के अधीन, है ना, कि बिन किसी बल का मतलब सरल आवर्त गति के लिए जो बल लग रहे हैं। तो ठीक है, तो उसी में तो प्रत्यानयन बल का मतलब वस्तु पर कार्य कर रहा वह बल जो वस्तु को उसके साम्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। तो एक तो ये हम लोगों ने कहा है कि प्रत्यानयन बल की जो दिशा है वो सदैव साम्य स्थिति की ओर रहेगी। साम्यावस्था से आप इधर हो तो बल इधर को लगेगा, साम्यावस्था से इधर हो तो बल उधर को लगेगा। या और जब भी बल लगेगा तो इस बल की वजह से कुछ त्वरण उत्पन्न हो सकता है,
तो काल कण पर जो कार्यरत त्वरण होगा उस त्वरण की दिशा भी सदैव साम्य स्थित की ओर होगी। तो तीसरे पॉइंट में ये था कि जो सरल आवर्त गति कर रहा कण है उस कण के चाहे आप कार्यरत प्रत्यानयन बल की बात कहो या त्वरण की, उन दोनों की दिशा सदैव साम्य स्थित की ओर होगी। और इसी के विस्तार में चौथा पॉइंट था कि इस प्रत्यानयन बल अथवा त्वरण का जो परिमाण होगा वह साम्यावस्था से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी साम्यावस्था से जितना ही ज़्यादा आप दूरी पर हो इस बल का, प्रत्यानयन बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और साम्यावस्था पर हो तो शून्य होगा क्योंकि वहाँ विस्थापन शून्य है ना। तो ये जो हमने 3 या 4 स्थितियाँ लिखी हैं, कण की गति अगर इन प्रतिबंधों के अधीन हो रही है, इन शर्तों के अंतर्गत हो रही है, तो हम उसे सरल आवर्त गति कहेंगे। और अगर कभी पूछा जाए कि सरल आवर्त गति की विशेषताएं लिखी है तो भी हम लोग इन्हीं को लिख सकते हैं। सरल आवर्त गति के प्रतिबंध लिखिए, किन शर्तों के अधीन सरल आवर्त गति, कोई गति सरल आवर्त गति होगी, तो भी हम लोग यही पॉइंट लिखेंगे। और यहाँ तो एक बातें और ध्यान दे लें नोट में। पहली बात तो ये कि जो कण का विस्थापन है वो साम्य स्थिति के सापेक्ष नापा जाता है, यानी साम्य स्थिति हमारा निर्देश बिंदु है, वहाँ से समझ लो हम मापन शुरू कर रहे हैं। अब ठीक है, फिर धन या ऋण आप देख लेना कि मान लो आगे की ओर आप जा रहे हो दाहिनी ओर तो धनात्मक लेंगे, पीछे बाईं ओर जा रहे हो तो ऋणात्मक लेंगे। दूसरा, सरल आवर्त गति संक्षेप में हम सा गा कहेंगे या अंग्रेजी में यस एच एम कहेंगे, लिखेंगे अब इसके बाद से अक्सर। तो सरल आवर्त गति में यदि स्मॉल y विस्थापन पर प्रत्यानयन बल कैपिटल F हो तो हम लोगों ने शर्त में क्या कहा था, कैपिटल F प्रोपोर्शनल टू -y। देखिए दो चीज़ें यहाँ शामिल हैं। पहली बात तो यह कि कैपिटल F प्रोपोर्शनल टू y। चौथे में हमने कहा था बल अथवा त्वरण का परिमाण साम्यावस्था से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। और माइनस चिन्ह क्यों आएगा, तीसरे पॉइंट पर आप गौर करो, जो प्रत्यानयन बल की दिशा है अथवा त्वरण की दिशा है वो साम्य स्थिति की ओर है और विस्थापन साम्यावस्था से दूर। जैसे मान लो हम एक लोलक का उदाहरण लें, ठीक कि ऐसे लटक रहा है, इसको हमने कुछ विस्थापित कर दिया, ठीक है, अभी ये इस स्थिति में हमारा पहुंच गया, ठीक। अब यहाँ विस्थापन तो हम इधर की ओर लेंगे, इधर मान लो ये धनात्मक है ना, ये यहाँ 0 पे था, और बल इस पर लग रहा है इस दिशा में, तो बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। तो माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ ये है कि बल की दिशा सदैव हमारी साम्यावस्था की ओर होगी। अच्छा, इसी तरह आप इधर की तरफ अगर जब चले आओ तो आपका विस्थापन किधर है, विस्थापन इधर की ओर है, और बल किधर है, बल इधर की ओर है ना। तो बल और विस्थापन के चिन्ह दिशाएं विपरीत होंगी, तो ये बाकी अनुक्रमानुपाती तो होगा ही कि जितना ज़्यादा विस्थापन उतना ज़्यादा बल। तो इसका मतलब यह प्रोपोर्शनल टू -y हम लोग लिख सकते हैं, या अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, या बराबर -ky। वेक्टर रूप में लिखना चाहो तो बल भी सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, और माइनस चिन्ह का मतलब यह है कि दिशाएं विपरीत हैं। विस्थापन साम्यावस्था से यहाँ दूरी के इधर नापेंगे और बल साम्यावस्था की ओर होगा। तो यहाँ जो k है फोर्स कांस्टेंट, उसको हम लोग कहते हैं बल नियतांक है, और इस नियम को जो हमने ये बराबर -ky कहा है इसे हम सरल आवर्त गति का बल नियम भी कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति की शुद्ध गति की परिभाषा, और उसमें ये कि जब किसी वृत्तीय पथ पर कोई कण एक नियत चाल से मतलब एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो कण की स्थिति से उसके किसी व्यास पर जो आप लंब डालते हो उस लंब का जो पाद है फुट परपेंडिकुलर, वह केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा। तो उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप के रूप में सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति को परिभाषित करने का एक और तरीका, ये उसकी शुद्ध गति की परिभाषा है। ध्यान देते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं चित्र के बारे में, तब फिर जो लिखा है देखते हैं। देखिए ये एक वृत्तीय पथ है, ठीक। मान लो कोई वस्तु इस पर गति कर रही है, ठीक है, मान लो इस दिशा में गति कर रही है, ठीक। ये उस वृत्तीय पथ का केंद्र O है। जब हम मापन शुरू कर रहे हैं कोण का, A से मापन शुरू कर रहे हैं तो यहाँ थीटा बराबर 0 है। मान लो कुछ समय चलने के बाद t समय पश्चात वस्तु मान लो बिंदु P पर पहुंची है, और उस समय हमारा जो कोणीय विस्थापन है, यानी जो हमारा आधार रेखा थी, रेफरेंस पॉइंट था OA, जहां हमने थीटा बराबर 0 कहा था, A पर आप कह लो कि थीटा बराबर 0 है। तो यहाँ से जब t समय बाद थीटा कोण से घूम गए हैं, और अगर कोणीय वेग ओमेगा रहा होता तो थीटा बराबर ओमेगा टी। क्यों, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हम लोगों ने पढ़ा है कोणीय गति में
कि कोणीय चाल बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक, तो वहाँ से हम थीटा बराबर ओमेगा टी कह सकते थे। यानी अब इस तरह से ये वस्तु अगर एक समान वृत्तीय गति कर रही है इस पथ पर, हमें करना क्या है, किसी भी समय ये वस्तु जहाँ पर है, कण जहाँ पर है, वृत्तीय पथ पर उसकी स्थिति से आप व्यास पर लंब डालो। ठीक, और ये लंब है, पी से हमने जो डाला है एन नॉर्मल, ये लंब है। अब वृत्तीय पथ पर जिस तरह से ये वस्तु गति कर रही होगी, देखो जब यहाँ था तो इसका लंब यहाँ रहा होगा, वस्तु यहाँ कहीं होती तो उसका लंब यहाँ होता, यहाँ पहुँची तो यहाँ है, इस तरह यहाँ पहुँचेगा तो लंब यहाँ होगा, फिर जब इधर आना शुरू होगा तो लंब यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे होते होते, यानी यहाँ से शुरू करके पहले आपका इस दिशा में जाएगा, फिर इस दिशा में लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। और ये आप ध्यान दीजिए, जो हमारा एक केंद्र होगा वृत्त का ना, उस केंद्र के दोनों ओर ये हमारा माध्य स्थिति या साम्यावस्था की तरह व्यवहार करेगा। और इस कण की स्थिति के जो लंब का पाद होगा ना, फूटा परपेंडिकुलर, वह एक रैखिक सरल आवर्त गति करेगा, जिसकी साम्य स्थिति हमारी उस वृत्त का केंद्र होगी। तो इस तरह की परिभाषा को हम सरल आवर्त गति की शुद्ध गति की परिभाषा कहते हैं। अभी जो लिखा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो किसी क्षण उसकी वृत्तीय पथ पर स्थिति से वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब का पाद यानी फूटा परपेंडिकुलर केंद्र के दोनों ओर व्यास के अनुदिश सरल आवर्त गति करता है। और यहाँ पर केंद्र हमारा साम्यावस्था की तरह व्यवहार करेगा, साम्य स्थिति होगी, उसी के दोनों ओर व्यास के अनुदिश सरल आवर्त गति करेगा। इस वृत्त को सरल आवर्त गति का निर्देश वृत्त कहते हैं, यानी रेफरेंस सर्किल कहते हैं। इस वृत्त के व्यास, जिस व्यास के अनुदिश हम देख रहे थे ना, हम किसी भी समय कण की स्थिति से और जिस व्यास पर हम लंब डाल रहे थे उस वाले व्यास को, यहाँ मान लो हम वाई वाई डैश समझ लो, वाई अक्ष हम इस दिशा में लेते हैं, बाकी हम एक्स में भी ले सकते थे, तब हमारा कण इस तरह से गति करता। तो फिलहाल इस वृत्त के व्यास जिस पर हमने कण की स्थितियों से लंब डाला है, उस लंब का पाद जहाँ पहुँच रहा है, पाद का मतलब पैर, तो अभी इस उदाहरण में तो वाई वाई डैश, ठीक है, को मान लो वहाँ हमने स्मॉल लिखा था तो यहाँ भी आप स्मॉल लिख लो, को सरल आवर्त गति का विस्तार यानी स्पैन ऑफ एसएचएम कहते हैं। और यह सरल आवर्त गति की शुद्ध गति की परिभाषा है। और इसी के आधार पर अब हम लोग देखिए दो तीन चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। आयाम एक तो हम लोग जानते हैं जैसे, तो ठीक है, आयाम का मतलब है किसी भी एक दिशा में साम्य स्थित से किसी भी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन। यहाँ साम्य स्थित अगर ओ थी तो कण की स्थिति से जो हम आप लंब डाल रहे थे अधिकतम कितना दूर तक जा सकता था, ओ से लेके वाई तक, या तो यहाँ तक पहुँच सकता था या तो यहाँ तक। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या, निर्देश वृत्त की त्रिज्या, वो कण की गति का सरल आवर्त गति का आयाम होगी। आयाम का मतलब साम्य स्थित से किसी भी एक समय में अधिकतम विस्थापन। ठीक, तो ठीक है, अब हम लोग समय विस्थापन समीकरण एक बार इसी समय आधा देखते हैं। अब हम लोग सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण देखते हैं, यह समय के साथ विस्थापन समीकरण। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने शुरुआत में कहा था कि आवर्ती गति में, किसी भी आवर्ती गति में विस्थापन समय का फलन के रूप में समय व्यक्त किया जा सकता है, विस्थापन को समय के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम अभी सरल आवर्त गति के लिए देखते हैं विस्थापन समीकरण का मतलब समय के फलन के रूप में विस्थापन को हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे हम लोगों ने निर्देश वृत्त वाली परिभाषा दी थी, शुद्ध गति की परिभाषा दी थी कि मान लो कोई कण है, एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। अभी हम उसी उदाहरण की तरह देखते हैं कि वाई अक्ष के अनुदिश हमने व्यास लिया है और किसी भी क्षण कण की जो स्थिति से उस व्यास पर डाला गया लंब है वह इस केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है। जैसे जैसे कण की स्थिति बदलेगी, यहाँ था तो यहाँ, यहाँ पहुँचा तो यहाँ लंब है, फिर इधर पहुँचा तो यहाँ, है ना। इस तरह से जैसे जैसे आपके लंब के पाद बदलते जाएंगे जगह, ये केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा व्यास के अनुदिश। तो हम अभी देखते हैं कि माना कोई कण समय का मापन प्रारंभ करने के समय, यानी जब से हम समय नापना शुरू करते हैं t बराबर 0 पर, उस समय मान लो a पर है, ठीक। और स्मॉल t समय पश्चात अगर यह नियत कोणीय चाल ओमेगा से वृत्तीय गति करते हुए
बिंदु P पर पहुंचे। ओमेगा कोणीय चाल से गति कर रहा है, t समय जब बीत गया तो ये बिंदु P पर पहुंचा है। बिंदु और तथा केंद्र O से, जो वृत्तीय गति का केंद्र O है, और यहाँ से यन क्या है, इस बिंदु P से व्यास जो हमारा y डैश है उस पर डाला गया लंब है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर विस्थापन y हो, कौन सा है, ये ON हमारा y है ना, यहाँ से O से लेके n तक का ये विस्थापन अगर y हो, तो अभी आप ध्यान दीजिए, पहली बात तो थीटा हमने इसको कहा था, ये और ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं होंगी, ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। और समकोण त्रिभुज ONP में आप देखो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब क्या हो गया ON, कर्ण क्या हो गया OP। अब ON कितना है, यही हमारा y है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, वही हमने आगे लिखा है कि विस्थापन y हो कहाँ, O से लेके n तक का, तो समकोण त्रिभुज ONP में फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी ON बटे OP। यहाँ थीटा क्या है, ये थीटा t समय में कण का कोणीय विस्थापन है। समय का मापन हमने यहाँ से शुरू किया था, t समय पश्चात कण यहाँ P पर पहुँचा है, तो जो A से P के बीच का कोणीय विस्थापन है वो थीटा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ON बराबर OP साइन थीटा, ON जो कि y के बराबर है वो OP साइन थीटा के बराबर होगा। और अगर इस वृत्त की त्रिज्या a रही होती, यानी चाहे आप OA कहो, चाहे OP कहो, चाहे यहाँ O से y तक या O से y डैश तक, ये a है त्रिज्या रेडियस, तो फिर हम y बराबर a साइन थीटा इस रूप में कह सकते थे। तो एक तो हमारा विस्थापन समीकरण इस रूप में हुआ। मान लो इसे हम समय के फलन के रूप में लिखना चाहते, तो यहाँ जो थीटा है ना, a का मान तो देखो नियत है पूरी गति के दौरान, ये तो हमारा नियत है, आयाम हो जाएगा गति का, क्योंकि वृत्तीय पथ की त्रिज्या नियत रहेगी। y किसी भी समय विस्थापन है, जब थीटा कोणीय विस्थापन है तो उस समय व्यास के अनुदिश रेखीय विस्थापन y इतना होगा। तो एक तो विस्थापन समीकरण ये है, लेकिन यहाँ सीधे समय हमको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो औसत कोणीय वेग ओमेगा है, मान लो हम ओमेगा बार कह रहे हैं या केवल सिंपली ओमेगा कह रहे हैं, अगर एक समान चाल से गति कर रहा है तो एक समान चाल से अगर गति कर रहा है ना, तो ये जो औसत कोणीय चाल है यही हमारी हो जाएगी ओमेगा कोणीय चाल के बराबर, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी होता है। अब यहाँ पर θ1 0, अच्छा डेल्टा थीटा क्या है, θ2 माइनस θ1, t2 माइनस t1, θ1 0, t1 0, समय का मापन हम जब से शुरू कर रहे हैं, t2 बराबर t, θ2 बराबर थीटा, तो हमारा जो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी है वो हो गया थीटा बटे टी, ये ओमेगा के बराबर है। यहाँ से आप कह सकते हो थीटा बराबर ओमेगा गुणा टी, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी, है ना। और यह सरल आवर्त गति का हमारा विस्थापन समीकरण है। ठीक, अब इसी में हम लोग कुछ और विशेष स्थितियां कर सकते हैं। अगर हम समय का मापन तब से शुरू करते जब हमारा ये कोणीय विस्थापन शून्य न होता, यानी t बराबर शून्य होने पर भी थीटा बराबर शून्य नहीं है, मान लो कण थोड़ा पीछे था, हम समय का मापन यहाँ से शुरू किए, या कण थोड़ा आगे निकल चुका है, हम तब से समय का मापन शुरू किए, तो उतना कोण एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, फिर ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, कला में जुड़ जाएगा। तो ठीक है, अभी सरल आवर्त गति के विस्थापन समीकरण तक छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ पद हैं, उनको पहले देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ पद देखते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, या सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनका अक्सर हम लोग नाम आता रहेगा। पहला है उसमें से आयाम, एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड कई बार हम लोग पढ़ते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, स्मॉल ए से भी, कैपिटल ए से भी, जैसे भी। अब परिभाषा इसकी क्या है, कण का मतलब सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का। अब इस पार्ट में हम लोग जब भी गति कहेंगे तो गति का हमारा मतलब आगे सरल आवर्त गति से होगा, जब तक अन्यथा न कहें तब तक गति का मतलब सरल आवर्त गति से है। तो सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का साम्य स्थित से किसी एक ओर यानी किसी एक दिशा की ओर जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे हम गति का आयाम कहते हैं। ठीक, तो ये उसकी परिभाषा हो गई कि साम्य स्थित से, साम्यावस्था से या साम्य स्थित से किसी भी एक साइड में जो कण का अधिकतम विस्थापन होगा उसे हम लोग आयाम कहेंगे। इसे स्मॉल ए या कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। और कुछ उससे संबंधित बातें
अगर हम जो विस्थापन समीकरण हम लोग लिखे थे सरल आवर्त गति का, y अक्ष के अनुदिश गति हो रही होती तो y बराबर a sin ओमेगा टी टाइप के, और अगर वही मान लो जो लंब का पाद हम लोग y अक्ष के अनुदिश न लेके x अक्ष के अनुदिश ले रहे होते तो x बराबर a sin ओमेगा टी के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम π/2 कलांतर इसी में जोड़ दें तो जैसे sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है ना, तो अगर इसी में प्लस π/2 ओमेगा टी प्लस π/2 कर दें तो हो जाएगा cos ओमेगा टी। तो y बराबर a cos ओमेगा टी या x बराबर a cos ओमेगा टी प्रकार का भी अगर समीकरण है तो वह सरल आवर्त गति का ही समीकरण है। ऐसा नहीं कि आप खाली y बराबर a sin ओमेगा टी ही सरल आवर्त गति कहोगे। तो फिलहाल अभी y बराबर a sin ओमेगा टी का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। इस उदाहरण में दो स्थितियां देखते हैं। एक, जब हमारे ओमेगा इंटू टी का मान π/2 होगा यानी 90 अंश होगा, है ना, तो y बराबर a sin थीटा का समझो थीटा 90 अंश है तो sin 90 अंश का मान +1 होता है। उस समय हमारे y का जो अधिकतम मान होगा वो कितना हो जाएगा, a गुणा +1 यानी +a, और ये हमारे यानी y के अधिकतम मान का जो परिमाण है वो आयाम a के बराबर होगा। दूसरा, जब ओमेगा टी का मान 3/2 पाई होगा 270 अंश होगा, तब भी साइन ओमेगा टी का मान होगा तो 1 लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। तो इस स्थिति में क्या है, y का मान -a होगा, लेकिन अगर हम परिमाण की बात करें, ठीक है एक तरह से आप कह सकते हो ये y का न्यूनतम मान है अगर ऋण चिन्ह का ध्यान रखो, लेकिन उस न्यूनतम मान में भी विस्थापन का जो हमारे परिमाण है, अगर हम माइनस चिन्ह की बात ना करें तो जो y का परिमाण इस स्थिति में है वो y के अधिकतम मान के बराबर है यानी आयाम के ही बराबर है। ठीक है, माइनस चिन्ह का मतलब यह है कि हम साम्यावस्था से अगर हम एक दिशा में धनात्मक गए थे तो अब की बार ये दूसरी दिशा में अधिकतम विस्थापन है तो ऋणात्मक इसलिए, है ना। तो 90 अंश पर धनात्मक दिशा में अधिकतम अगर इस रूप का समीकरण है, और 270 अंश या 3/2 पाई पर विपरीत दिशा में दूसरी दिशा में अधिकतम विस्थापन है अभी भी वो अधिकतम ही विस्थापन परिमाण उसका, बस माइनस चिन्ह ये कि अब की बार दिशा हमारी विपरीत है। दूसरी बात ये कि ध्यान दीजिए, जब हम लोग निर्देश वृत्त की त्रिज्या के रूप में कह रहे थे कि इस समीकरण को हमने लिखा था तो कहा था a निर्देश वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ कह रहे हैं कि a आयाम है, तो इसका मतलब इस समीकरण में a आयाम है, तो इसका मतलब सरल आवर्त गति में जो आयाम होता है यानी a वह निर्देश वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है जब आप सरल आवर्त गति की शुद्ध गति की ये परिभाषा दे रहे हो तो। दूसरा, वहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमने कहा था सरल आवर्त गति का विस्तार या प्रसार स्पैन, क्या कहा था, y से o से y डैश तक पूरे व्यास की जो लंबाई होगी, और कितनी होगी, केंद्र से एक अधिकतम a, फिर केंद्र से नीचे की ओर भी -a तक, तो यानी +a से लेके -a तक के बीच का अंतराल बीच में 0 है, तो 0 से a एक साइड में, a एक साइड में, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 2a। तो ये हमारी सरल आवर्त गति का विस्तार या प्रसार होगा, रेंज होगी जिस दौरान वो कण गति करेगा +a से -a की ओर, और स्पैन उसका होगा 2a, है ना। अब इसी तरह आगे के पद देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरी राशि आवर्त काल के बारे में, टाइम पीरियड सुन चुके हैं पहले इसके बारे में, बस सरल आवर्त गति के लिए जब कहेंगे तो ठीक है वो एक नाम बढ़ा लेंगे। तो सरल आवर्त गति कर रहा कण एक कंपन पूरा करने में जो समय लेता है उसे उस गति का यानी सरल आवर्त गति का आवर्त काल कहते हैं। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक सेकंड होता है। आवर्त काल का मतलब एक आवर्त पूरा करने में जो काल लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम लोग आवर्त काल कहते हैं ना। टाइम जो एक पीरियड पूरा करने में लगता है, पीरियाडिक मोशन में एक पीरियड पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड हो गया। अब सरल आवर्त गति के लिए कह रहे हैं तो ठीक है वहाँ तक अपने आप को सीमित कर लिए, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि ये समय है तो इसका मात्रक या समयांतराल है तो इसका मात्रक सेकंड होगा। नोट में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। पहला, अगर कोई कण ओमेगा कोणीय चाल से गति कर रहा हो तो आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 2π/ओमेगा होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम कहें तो ओमेगा बराबर 2π/T कह सकते हैं, और ओमेगा क्या है, कोणीय चाल होती क्या है, θ/T, है ना, डेल्टा θ/डेल्टा T। ओमेगा इधर हम कर दें, T यहाँ चला है। अच्छा, एक चक्कर पूरा करने में थीटा कितना होगा 2π, और एक चक्कर पूरा करने में समय कितना होगा T, तो यानी ये थीटा और ये T ये बराबर ओमेगा। तो वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे
कि टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, है ना। कैसे? ओमेगा बराबर जो हमारा थीटा बटे टी होता है ना, एक चक्कर के लिए थीटा हो जाएगा 2 पाई और एक चक्कर के लिए टी का मान हो जाएगा टी। तो यहाँ से आप देख लो तो टी चला जाएगा इधर, ओमेगा चला आएगा इधर, है ना। तो एक तो हमें ये सूत्र याद रखना है टी ओमेगा के बीच में। दूसरा, हम लोगों ने अगर मान लो कण का द्रव्यमान स्मॉल एम है, मास, और हमने अभी शुरुआत में जब सरल आवर्त गति के प्रतिबंध या एक बल नियम पढ़ा था तो वहाँ कहा था यह प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई या यह बराबर माइनस के वाई। अगर यह अनुक्रमानुपाती चिन्ह आप हटाओ तो एक नियतांक आ जाएगा के, और इस नियतांक के का मान इतने के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग फिर अभी देख लेंगे, अदरवाइज अभी याद रखे रहें कि के बराबर यम ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ से अगर आप यम बटे यम करोगे तो वो हो जाएगा त्वरण। ये जैसे प्रत्यानयन बल था, त्वरण निकालोगे यम बराबर यम ए होता है, तो त्वरण अल्फा बराबर यम बटे यम, और जब यम से भाग दे दोगे तो यहाँ बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, वाई इधर चला जाएगा माइनस अल्फा बटे वाई। और परिमाण की बात करो, हम ओमेगा इसलिए निकाल रहे हैं कि अभी हम टी को व्यक्त करेंगे इसके पदों में। तो ओमेगा स्क्वायर के परिमाण की बात करो तो अब हम माइनस चिन्ह नहीं देख रहे, तो अल्फा बटे वाई। यहाँ माइनस चिन्ह इसलिए आ गया था क्योंकि त्वरण और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। विस्थापन साम्यावस्था से दूर की ओर लेते हैं और त्वरण साम्यावस्था की ओर होता है। तो यहाँ से ओमेगा बराबर वर्गमूल के अंदर अल्फा बटे वाई आप कह सकते हो। अल्फा क्या था? सरल आवर्त गति का त्वरण था। वाई क्या था? सरल आवर्त गति में विस्थापन है, यानी किसी विस्थापन वाई पर जब त्वरण का मान अल्फा है तो एक सूत्र समझ लो, आपको ये ध्यान रखना है ना, कि ओमेगा बराबर वर्गमूल अल्फा बटे वाई, अल्फा त्वरण है और वाई विस्थापन है। अच्छा, जब ओमेगा का ये मान हमको त्वरण और विस्थापन के पदों में मिल गया तो हमको एक सूत्र पता है यहाँ से टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, है ना। यहाँ से 2 पाई बटे ओमेगा का ये मान रख देंगे त्वरण बटे विस्थापन वर्गमूल के अंदर। तो ये जब ऊपर जाएगा बटा में है तो विस्थापन और त्वरण अंश और हर बदल जाएंगे, है ना। तो एक ये सूत्र भी हम ध्यान रख सकते हैं, टी बराबर 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण, या प्रतीक रूप में कहें तो बराबर 2 पाई, विस्थापन को अगर वाई कह रहे हो, त्वरण को अल्फा कह रहे हो, तो इस रूप में भी कह सकते हैं। अच्छा, इन सूत्रों में आप गौर करो, आवर्तकाल का मान आयाम पर निर्भर नहीं करता है। इस सूत्र में भी आयाम डायरेक्ट कहीं नहीं आया है, इसमें भी आयाम डायरेक्ट कहीं नहीं आया है। क्यों? आपको लगेगा कि क्यों, हम आयाम मतलब ज़्यादा दूर तक आ जा रहे हैं तब तो फिर आवर्तकाल ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा दूर तक जा रहे हो तो त्वरण का मान भी ज़्यादा हो जाएगा जल्दी से, और ज़्यादा प्रत्यानयन बल लगा करके तेज़ी के साथ बुला भी लिया जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए हम लोग अभी इतने पर रोकते हैं। इसमें फिर कुछ पद और हैं, जैसे आवर्तकाल पढ़ चुके हैं तो उसी तरह आवृत्ति है, कला है, कलांतर है, इन सबको पढ़ने के साथ फिर कुछ प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी आज इतने पर इसको पूरा करते हैं, बंद करते हैं। इसके शेष भाग को आगे पूरा करेंगे। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।